इस विशाल योजना की तिथि 1567 से 82 मानी गई है। यह दो फारसी कुशल चित्रकार मीर सैयद अली और अब्द उस समद के निरीक्षण में चित्रित की गई है। हमजा नामा के चित्र हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला में जगह का सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया है तथा दृश्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे उसे आसानी से देखा व समझा जा सकता है। इस प्रकार चित्र में बहुत सी गतिविधियां घटित हो रही हैं और तीखे चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार चित्र की जीवंतता को दर्शाया गया है, जिसमें हमजा के जासूस कैमूर शहर पर हमला कर रहे हैं। पेड़ पौधों, पत्तियों व अन्य आकार को सशक्त बाह्य रेखांकन से स्पष्ट किया गया है। ज्यादातर चेहरे पार्श्वकार अंकित किए गए हैं, पर 3/4 चेहरे भी दिखाए गए हैं। फर्श, खंभों और बुर्ज पर उत्कृष्ट घने जटिल पैटर्न के अंकन पर फारसी प्रभाव दिखता है। इसी तरह चट्टानों और चौपाया पशुओं के चित्रण पर भी फारसी प्रभाव दिखाई देता है, जबकि वृक्ष, लताएं और चटक लाल पीले रंगों की समृद्ध रंग योजना भारतीय है। अकबर ने सांस्कृतिक एकीकरण के लिए कई हिंदू ग्रंथों का अनिवार्य करवाया। उसने कई महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद और चित्रण करवाया। हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी में अनुवाद और चित्रण भी इसी काल में हुआ, जिसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। इसका चित्रण 1589 में कुशल चित्रकार दशरथ के निरीक्षण में संपूर्ण हुआ। यह पांडुलिपि खूबसूरत सुलेख में लिपिबद्ध है व इसमें 169 चित्र हैं। इसी समय रामायण का भी अनुवाद व चित्रण हुआ। गोवर्धन और निष्किशन जैसे चित्रकार उनके दरबार में उत्कृष्ट दृश्यांकन के लिए सम्मानित किए गए हैं। एक असाधारण पांडुलिपि अकबरनामा अकबर की व्यक्तिगत व राजनीतिक जिंदगी के विस्तृत विवरणों पर आधारित थी और सबसे कीमती योजनाओं में से एक थी। अकबर स्वयं व्यक्तिगत रूप से चित्रकारों से मिलता जुलता था और उनके कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करता था। अकबर के संरक्षण में मुगल चित्रकला में विभिन्न विषय वस्तु का अंकन हुआ, जिसमें राजनीतिक विजय, दरबार के मौलिक दृश्य, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छवि के साथ साथ हिंदू, पौराणिक, फारसी व इस्लामिक विषय शामिल थे। भारत के लिए सम्मान व भारतीय शास्त्रों के प्रति अकबर के आकर्षण ने उसे देश का लोकप्रिय शासक बनाया। अकबर के दरबार में यूरोप वासियों के आवागमन से उस समय के चित्रों में वास्तविकता की ओर झुकाव देखने को मिलता है। इस संदर्भ में मैडोना एंड चाइल्ड 1580 आरंभिक मुगल शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है, जो अपारदर्शी जलीय रंगों से कागज पर चित्रित है। मैडोना यहाँ एक असाधारण विषय है, जो कि बाइजेंटाइन कला, यूरोप की शास्त्रीय कला और इसके पुनर्जागरण को मुगल चित्रशाला तक लाती है, जहाँ वह रूपांतरित होकर पूरी तरह एक अलग दृश्य में परिवर्तित हो जाती है। वर्जिन मेरी शास्त्रीय तरीके से सुसज्जित है। माँ और बच्चे के बीच का गहरा लगाव यूरोपीय पुनर्जागरण के मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। शिशु की शारीरिक संरचना तथा कुछ अन्य विवरण जैसे पंखा व आभूषण आदि पूरी तरह भारतीय परिवेश से जुड़े हैं। अकबर की कला में रुचि से प्रेरित कई अन्य अधीनस्थ शाही दरबारों ने भी इस शौक को अपनाया। अभिजात्य परिवारों के लिए कई उत्कृष्ट चित्र निर्मित किए गए, जिन्होंने मुगल दरबार की चित्रशाला की अनुकृति करने की कोशिश की और क्षेत्रीय रस में विशिष्ट विषयों और दृश्यों को प्रस्तुत किया। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए। उसने एक अनौपचारिक ढांचा बनाया, जिसे उसके पुत्र जहांगीर ने ऊंचाइयां प्रदान की। शहजादा सलीम जहांगीर ने बहुत कम उम्र में कला में रुचि लेनी शुरू कर दी। अपने पिता अकबर के विपरीत, जिन्होंने राजनीतिक व धार्मिक महत्व के ग्रंथों पर चित्र और पांडुलिपियां बनाने का काम किया, जहांगीर जिज्ञासु स्वभाव का था और उसने चित्रकारों को गहन निरीक्षण व उत्कृष्ट विवरणों के चित्रण के लिए प्रेरित किया। जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा और उसके पुत्र अबुल हसन को नियुक्त किया। अकबर की औपचारिक शाही चित्रकला होने के बावजूद भी कला के शौकीन संरक्षक जहांगीर के पिता के साथ साथ अपनी स्वयं की भी चित्रशाला बनाई। इलाहाबाद से लौटने और मुगल सिंहासन पर हासिल करने के बाद शहजाद सलीम को जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर का अर्थ है दुनिया पर कब्जा।
जहांगीर के संस्मरण तुल्क-ए-जहांगीरी में कला में उसकी गहन रुचि तथा वैज्ञानिक शुद्धता का विवरण है। इसके साथ ही चित्रण में उसकी सर्वाधिक दिलचस्पी है और इसके लिए किए गए प्रयासों का भी विवरण है। उसके संरक्षण में मुगल चित्रकला शैली ने उच्चतम दर्जे की वास्तविकता व वैज्ञानिक शुद्धता हासिल की। उसके द्वारा करवाए गए प्रकृति और आसपास के लोगों के चित्रण में उसकी जिज्ञासा और आश्चर्य की झलक दिखाई देती है। अकबर की चित्रशाला में जहाँ चित्र बहुत अधिक संख्या में निर्मित किए जाते थे, वहीं जहांगीर की चित्रशाला में एक ही चित्रकार के उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ कम संख्या में चित्रण करने पर जोर दिया गया। मुरक्का चित्र ने जहांगीर के संरक्षण में लोकप्रियता प्राप्त की। ये संग्रहित किए गए एल्बम में एकल चित्र होते थे। चित्रों के हाशिए सुनहरे रंग या सोना मिश्रित रंगों से उभारे जाते थे। इन हाशियों में फूल पत्ती व कभी मानव आकृतियां भी चित्रित रहती थी। अकबर के काल में प्रचलित युद्ध के दृश्य छवि चित्रण विवरण और कहानियों के आख्यान के चित्रण की जगह अब भव्य समृद्ध दरबार के दृश्यों के सूक्ष्म विवरण व पुरस्कृत चित्रण, अभिजात्यशाही छवियां, चारित्रिक चारित्रिक लक्षण व फूल पौधे और जीव जंतु के विशिष्ट अंकन ने ले ली। जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय व्यक्तियों द्वारा उसे उपहार में यूरोप की उच्च स्तरीय कला के चित्रों व सजावटी वस्तुएं भेंट की जाती थी। इस प्रकार अंग्रेज व्यापारियों ने के संपर्क में आने से जहांगीर यूरोपीय कला की ओर आकर्षित हुआ और अपने संग्रह में ऐसी अधिक वस्तुएं संग्रहित करने के लिए उत्सुक हुआ। कई ईसाई धर्म के धार्मिक उत्सवों के चित्र भी जहांगीर के दरबार में चित्रित किए गए हैं। इस सांस्कृतिक और कलात्मक संसर्ग के कारण यूरोपीय कला संवेदनाओं ने प्रचलित भारत ईरानी शैली के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू किया, जिसके कारण जहांगीर कालीन कला ज्यादा आकर्षक और जीवंत हो गई। चित्रों के संयोजन में स्थानिक गहराई व जीवन का स्वाभाविक चित्रण उच्च मापदंड बन गया, जिसे कला के इस संवेदनशील संरक्षक ने अपने जीवन काल में स्थापित किया। मुगल चित्रकला के कलाकारों ने सृजनात्मक तरीके से देसी, फारसी व यूरोपीय तीनों शैलियों का सम्मिश्रण करके मुगल चित्रों को अपने समय का जीवंत शैली का उद्गम बनाया। यह अपनी तरह की एक विशिष्ट शैली भी बनी। अबुल हसन और मनोहर द्वारा 1620 में चित्रित जहांगीरनामा में कई संग्रहों में बिखरा हुआ का चित्र जहांगीर के दरबार में जहांगीर एक विलक्षण चित्र है। चित्र के केंद्र में सबसे ऊंचे स्थान पर जहांगीर है और उसकी आंखें चमकदार स्पष्ट रंगों से घिरे शानदार सफेद स्तंभों और सिर के ऊपर की शानदार छतरी की ओर जाती है। दाईं ओर हाथ जोड़े खुर्रम उपस्थिति में खड़ा है और सूजा भी उसके बराबर में है। सूजा मुमताज महल का पुत्र है, जिसकी परवरिश दरबार में नूरजहां ने की है। दरबारियों को उनके ओहदे के अनुसार स्थान दिया गया। छवियों के सही और वास्तविक चित्रण की वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। दर्शकों के बीच जाने माने अन्य कुलीन लोगों के साथ पादरी फादर कोर्सी मौजूद हैं। उनका नाम अंकित है, जिससे आसानी से उनकी पहचान की जा सकती है। हाथी घोड़ों की उपस्थिति इस आयोजन को अनुष्ठानिक बनाती है, जैसे जहांगीर के अभिवादन के लिए जुड़े हुए हाथ और झुके हुए चेहरे। जहांगीर का स्वप्न 1618 से 22 अबुल हसन द्वारा चित्रित किया गया, जिसे नादिर अल जमान खिताब से नवाजा गया, जिसका अर्थ होता है समय का आश्चर्य। यह सम्राट के सपने को संदर्भित करता है, जिसमें वह फारसी सफाविद सम्राट शाह अब्बास से मिलने गया, जिसके अधीन कांधार क्षेत्र था, जिसे पाने की कामना सम्राट जहांगीर रखते थे। इस शुभ स्वप्न को चित्रित करने के लिए उसके पास दरबारी चित्रकार अबुल हसन थे। इस चित्र में राजनीतिक कल्पना के कारण संयोजन में जहांगीर की उपस्थिति सबसे अधिक हावी है। जहांगीर से गले मिलते हुए फारसी शाह दुर्बल और दयनीय दिखते हैं। चित्र में राजा पृथ्वी पर खड़े हैं और उनके बीच में भारत और मध्य पूर्व का अधिकांश हिस्सा दिख रहा है। इसी चित्र में दो जानवर शांति से सो रहे हैं। हालांकि इस चित्र में मौजूद संकेत देखने वालों को आसानी से समझ में आते हैं, जिसमें शक्तिशाली सिंह पर
जहांगीर व विनम्र भेड़ पर शाह अब्बास खड़े हैं। दोनों एक शानदार सूरज और चांद के सुनहरे दीप्त को साझा कर रहे हैं, जिसे दो पंखों युक्त दूतों ने थामा हुआ है, जो मुगल दरबार के यूरोपीय कला रूपांकनों और बिंबों से प्रभावित होने का संकेत है। रेतगढ़ी आवर-ग्लास पर विराजमान जहांगीर का चित्र दरबारी चित्रकार विचित्र द्वारा चित्रित किया गया है। यह चित्र 1625 में बनाया गया था। उसमें प्रतीकों का सृजनात्मक उपयोग किया गया था। चित्र में जहांगीर के दाईं तरफ कोने में चित्रकार को अपने महान सम्राट को चित्र भेंट करते हुए देखा जा सकता है। फारसी सुलेख से चित्र का ऊपरी और नीचे का हिस्सा सुसज्जित है, जिसकी पंक्तियों में यह वर्णित है कि इस दुनिया के शाह उसके सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जहांगीर को फकीरों को रखना पसंद है। यह चित्र ऑटोमन सुल्तान के चित्र से मिलता जुलता है, जिसमें इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम दाएं कोने में खड़े हुए सम्राट को उपहार पेश कर रहे हैं। जहांगीर चिश्ती दरगाह के शेख हुसैन को पुस्तकें भेंट कर रहे हैं। शाह हुसैन उस सलीम का उत्तराधिकारी शेख सलीम का उत्तराधिकारी है, जिसके सम्मान में अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। जहांगीर का पुत्र शहजादा खुर्रम 1628 से 58 शाहजहां के नाम से दिल्ली के ताज पर उत्तराधिकारी बना। उसने सिर्फ राजनीतिक रूप से स्थिर साम्राज्य ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि उत्कृष्ट कलाकार और चित्रशाला को भी अधिग्रहित किया। शाहजहां ने कलाकारों को ऐसी शानदार कृतियां बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें कल्पना और प्रलेखन का समावेश हो। स्वाभाविक व यथार्थवादी चित्रण के बजाय आदर्शीकरण और अधिक से अधिक शैलीकरण को वरीयता दी गई। उसकी देखरेख में बनी आकृतियां प्रभावशाली व उत्कृष्ट सौंदर्यीकरण पर केंद्रित थी, जो कि रत्नों से सुसज्जित जैसे रंगों, सही प्रस्तुतिकरण और जटिल छवि रेखांकन द्वारा बनाई गई थी। चित्रों में उच्च अवधारणाओं को बहुत प्रमुखता दी गई और बहुत सूक्ष्मता से ऐसे दृश्य रचे गए जिसमें एकल चित्र से बहुत से अर्थ बाहर आए। उनके समय में चित्रों की राजसी छवि निर्मित की गई, जिसमें हीरे जवाहरात के प्रति उनके अगाध प्रेम को दर्शाया गया। इस छवि को वह अपने बाद छोड़ना चाहते थे। गौरवशाली उपाधियों के साथ ऐसे शाही छवियों को चित्रित किया गया जो स्वयं सम्राट के व्यक्तित्व को दर्शाते थे। पद शाहनामा राजा का इतिहास दरबार की चित्रशाला के अंतर्गत चित्रित सबसे अधिक समृद्ध लुभावनी योजनाओं में से एक था। यह एक असाधारण पांडुलिपि है जिसने भारतीय लघु चित्रकारी में ऊंचाइयों को पाया है। इस काल में मुगल चित्रकला ने शाही, ऐतिहासिक और रहस्यवादी विषयों को चित्रित करने के लिए सम्मोहक रंगों और जटिल संयोजन का विभिन्न दृश्यों में प्रभावशाली प्रयोग किया। मुगल चित्रकला ने अपने समय की समकालीन दुनिया की विकसित कला परंपराओं के शानदार समावेश को अपनी शैली में प्रस्तुत किया था। उसने उस समय के यूरोपीय कलाकारों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार रेम्ब्रांड बहुत गहराई से मुगल दरबार की चित्रकला से प्रभावित था और उसने रेखाओं की नजाकत पर महारत पाने के लिए कई भारतीय चित्रों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से उसने यह स्पष्ट किया कि विश्व कला के परिदृश्य में मुगल चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो चलिए आइए हम आज शुरू करते हैं मुगल कालीन लघु चित्र कला। मुगल कालीन लघु चित्र कला हम समझने की कोशिश करेंगे। मुगल चित्रकला लघु चित्रकला शैली है जो 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। यह चित्रकला परिष्कृत तकनीक और विषय वस्तु की विविधता के लिए जानी जाती है। मुगल चित्रकला ने कई परवर्ती चित्रकला शैलियों व भारतीय चित्रकला शैलियों को प्रेरित किया, जिसके कारण भारतीय चित्रकला में मुगल चित्रकला शैली का एक विशिष्ट स्थान है।
मुगल शासक विभिन्न कला रूपों के संरक्षक थे। प्रत्येक मुगल उत्तराधिकारी ने अपनी रुचि व पसंद के आधार पर सुलेखन, चित्रकला, वास्तुकला, किताब बनाना, पुस्तकें चित्रित करना आदि के विकास में अपना योगदान दिया। उन्होंने कलाकारों की चित्रशाला में गहरी रुचि ली तथा अभूतपूर्व नई शैली का पालन पोषण कर तत्कालीन कला परिदृश्य को गतिशीलता प्रदान की और उसे नई ऊंचाई पर ले गए। अतः मुगल कालीन चित्रकला को समझने के लिए प्रायः मुगल कालीन राजनीति एवं वंशावली को ध्यान में रखा जाता है। मुगल चित्रकला पर विभिन्न प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़े मुगल चित्रकला पर, यह हम देखें। मुगल चित्रकला पर विभिन्न प्रभाव। मुगल लघु चित्रकला में देशीय विषय वस्तु और चित्रकला शैली फारसी शैली और उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा है। इस काल की कला में देशी व विदेशी प्रभावों के घुलने मिलने की झलक दिखाई देती है। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपीय दृश्य संस्कृति और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। मिश्रित शैली वाले चित्रों को देखते हुए उस काल में निर्मित कलाकृतियों का यह समृद्ध खजाना पहले से चली आ रही उस काल की पारंपरिक मूल भारतीय व ईरानी शैली से काफ़ी अधिक विकसित था। इस शैली का महत्व इसके संरक्षकों के उद्देश्य, प्रयास व इसके कलाकारों की बेजोड़ क्षमता में निहित है। यह अद्वितीय चित्रकला शैली कलाकारों व कला संरक्षकों दोनों के दार्शनिक विचार, अभिरुचियों, विश्वास और सौंदर्यबोध की कलात्मक अभिव्यक्ति है। मुगल दरबार में कला अधिक और औपचारिक हो गई क्योंकि यहाँ कार्यशालाएं थी। कार्यशाला में ईरान से बुलाए गए चित्रकार भी शामिल होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से अपने आरंभिक वर्षों के दौरान मुगल चित्रकला जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से अपने आरंभिक दिनों में के दौरान मुगल चित्रकला शैलियों में भारतीय व ईरानी चित्रकला शैली का अति सुंदर सामंजस्यपूर्ण मिश्रण हुआ। मुगल कालीन चित्रकला की श्रेष्ठता भारतीय और ईरानी दोनों मूल के चित्रकारों द्वारा उनकी अलग अलग चित्रकला शैलियों की विशिष्टताओं का विवेकपूर्ण मिलान करने से ही उपलब्ध हो सकी है। इन चित्रकारों ने मुगल शैली के निर्माण और उसे कलात्मक शिखर तक पहुंचाने में भरपूर योगदान दिया है। मुगल चित्रशाला में सुलेखक, चित्रकार, जिल्दसाज, मुलमची यानी सोना फेरने वाले होते थे। उस समय के महत्वपूर्ण आयोजकों के विवरण, हस्तियां और शासक की रुचियां चित्रों में दर्ज किए जाते थे। ये चित्र सिर्फ शाही परिवार के सदस्यों के देखने के लिए होते थे। ये चित्र प्रायः शाही व्यक्तियों की बौद्धिक व मानसिक संवेदनशीलता के अनुकूल चित्रित किए जाते थे। ये चित्र पांडुलिपियों और एल्बम के भाग होते थे। भारत में कला व चित्रकला की परंपरा की एक समृद्ध ऐतिहासिक जड़ों के बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। भारत के सुप्रसिद्ध मुगल चित्रों के विकास को कई चित्रकला शैलियों ने आपसी आदान प्रदान के संबंध में देखा जा सकता है। इसमें प्राग मुगल शैली, भारतीय व ईरान की कई समकालीन चित्रकला शैलियों का समावेश था। इस प्रकार मुगल चित्रकला शैली का विकास एकाएक नहीं हुआ, बल्कि उस समय मौजूद विभिन्न कला रूपों व शैलियों के प्रत्यक्ष मेलजोल के कारण यह पल्लवित हुई है। मूल भारतीय व मुगल चित्रकला शैलियाँ एक साथ विद्यमान थी। दोनों ही चित्रकला शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और एक साथ घुल मिल गई। भारत में प्राक मुगल शैली व उसके समानांतर देशीय चित्रकला शैलियों की अपनी विशिष्टताएं थी। उसमें उसका सौंदर्य बोध और उद्देश्य निहित था। मूल भारतीय चित्रकला शैली का सपाट परिदृश्य, सशक्त रेखांकन, बहुरंगी रंग योजना, आकृति व वास्तु के स्पष्ट प्रतिरूपण पर जोर था, जबकि मुगल शैली सूक्ष्म तकनीक या कृतियों के त्रि-आयामी चित्रण से निर्मित यथार्थवादी ऑप्टिकल रियलिटी चित्रण पर केंद्रित थी। शाही दरबार के दृश्य, शाही व्यक्तियों के छवि चित्रण, फूल पौधे, जीव जंतु का यथार्थवादी चित्रण मुगल चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु थी। इस प्रकार
भारत में उस समय मुगल चित्रकला शैली एक नूतन परिष्कृत शैली के रूप में उभरी। मुगल संरक्षकों ने अपने विशिष्ट कलात्मक वरीयताओं, विषय रुचि, दार्शनिकता व सौंदर्यबोध गम्य संवेदनशीलता के आधार पर मुगल चित्रकला शैली का विस्तार किया। इस अध्याय में आगे कालक्रम अनुसार मुगल चित्रकला शैली के विकास की चर्चा हम करेंगे। प्रारंभिक मुगल चित्रकला, ये हम देखते हैं। प्रारंभिक मुगल चित्रकला। प्रथम मुगल शासक बाबर वर्तमान के उज्बेकिस्तान से 1526 में भारत आया। वह तैमूर और चरघटाई तुर्क का वंशज था। उसने ईरान व मध्य एशिया की संस्कृति और सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता का सम्मिश्रण किया। विभिन्न कलाकारों में बाबर की सक्रिय रुचि थी। उसकी ख्याति एक विद्वान और कला पारखी, पांडुलिपियों व वास्तुकला के उदार संरक्षक आदि के तौर पर थी। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में सम्राट की राजनीतिक गतिविधियों व कलात्मक जुनून का विस्तृत विवरण है। बाबरनामा उस प्रेम व आसक्ति को दिखाता है जो एक विदेशी के तौर पर भारत के लिए बाबर के मन में थी। सभी घटनाओं को उत्साहवश विस्तार से लिखने के कारण बाबर ने संस्मरणों को दर्ज करने की परंपरा स्थापित की, जिसका भारत में उसके उत्तराधिकारियों ने भी अनुकरण किया। शाही चित्रशाला में रचित पुस्तकें वो एल्बम सिर्फ सुलिखित ही नहीं बल्कि चित्रित भी की गई। ये बहुमूल्य पुस्तकें संग्रहित की गई और शाही परिवार के उन सदस्यों को भेंट की गई जो उसके योग्य थे और उसका महत्व समझते थे। छवि चित्रण में बाबर की गहरी रुचि का जिक्र उसके संस्मरणों में मिलता है। उसके संस्मरण में चित्रकार के उल्लेख के बीच बेहजाद का जिक्र आता है। बेहजाद के चित्र सुंदर होते थे, पर वह चेहरों का उत्तम चित्रण नहीं करता, बल्कि दोहरी ठुड्डी वाले चेहरों को काफी लंबा करके दाढ़ी का आकर्षक चित्रण करता था। बेहजाद ईरान की चित्रकला शैली का मुख्य चित्रकार था। हेरात, वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित, उत्कृष्ट संयोजन व आकर्षक रंग छटा के लिए जाना जाता था। चित्रकार के तौर पर शाह मुजफ्फर का जिक्र भी आता है, जिसे बाबर केश सज्जा के आकर्षण चित्रण करने वाला उत्कृष्ट चित्रकार मानता था। हालांकि बाबर को भारतीय भूमि पर ज्यादा समय रहने का अवसर नहीं मिला और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों ने भारत को अपनाकर उस पर शासन किया। बाबर का पुत्र हुमायूं 1530 में भारत का शासक नियुक्त हुआ, पर दुर्भाग्यवश प्रतिकूल राजनीतिक स्थितियों की वजह से उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए। अफगान शासक शेर खान ने उसकी गद्दी छीन ली। हुमायूं ने पर्सिया के सफाविद दरबार में वहां के शासक शाह तहमास की शरण ली। यद्यपि यह घटना उसके राजनीतिक शासन में अगौरवशाली है, परंतु पांड्य लिपि व चित्रकला के इतिहास के लिए हुमायूं का सफाविद दरबार में शरण लेना सौभाग्यपूर्ण था। अपने इसी निर्वासन के दौरान शाह तहमास के दरबार में ही पांडुलिपि चित्रण व लघु चित्रकला शैली की अप्रतिम आकर्षक कला परंपरा से उसका पहली बार साक्षात्कार हुआ था। दरबार के कुशल चित्रकारों द्वारा शाह तहमास के लिए बनाए गए चित्रों को देखकर हुमायूं काफी प्रसन्न हुआ। शाह तहमास की सहायता से उसने 1545 में काबुल में अपना दरबार स्थापित किया। हुमायूं ने राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यभारों के साथ आगे बढ़ते हुए उदार और मिलनसार शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। शाही दरबार में होने वाले चित्रण व चित्रकारों से वह काफी प्रभावित था और भारत में भी ऐसी कार्यशाला निर्मित करने की आकांक्षा रखता था। भारत में अपना शासन पुनः स्थापित करते ही उसने वहां के मुख्य चित्रकारों को अपने दरबार में बुला लिया। उसने 2 फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्द उस समद को अपने दरबार में स्टूडियो स्थापित करने और साहित्य चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों चित्रकार विशेष रूप से छवि चित्रण के लिए जाने जाते थे और इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था।
पुस्तक प्रेमी व विवेकशील हुमायूं का शासनकाल चित्रकला व सुलेख कला के जोरदार संरक्षण के साथ शुरू हुआ। उसके शासनकाल में हमें बहुत से स्पष्ट चित्रण और लिखित दस्तावेज मिलते हैं जो इस तथ्य का प्रमाण देते हैं कि हुमायूं की कलात्मक संग्रह व शाही चित्रशाला बनाने में गहरी रुचि थी। यह हुमायूं की कलात्मक अभिरुचि का संकेत देता है। इसके साथ ही उसके कला पारखी व्यक्तित्व की झलक भी दिखाई देती है। उसने निगार खाना स्थापित किया जो उसके पुस्तकालय का हिस्सा था। भारत में उसकी चित्रशालाओं के आकार, प्रकार व चित्रकार की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यह तथ्य ज्ञात है कि हमजानामा का चित्रण उसने शुरू करवा दिया, जिसके उसके पुत्र व उत्तराधिकारी अकबर ने जारी रखा। जब हम मुगलकालीन लघु चित्रकला शैली के शुरुआती दौर के एक असाधारण चित्र प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर का अध्ययन करते हैं तो उसके आकार, जटिल संरचना व उसमें ऐतिहासिक छवियों के चित्रण को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह चित्र सफाविद चित्रकार अब्द उस समद द्वारा कपड़े पर जलीय रंगों से चित्रित किया गया है। शाही परिवार के सम्मानित संग्रह में संरक्षित इस चित्र में आने वाले विभिन्न काल के मुगल वंशियों की मूल छवि चित्रित की गई है। हुमायूं काल में चित्रित इन चित्रों पर दोबारा बनाए गए अकबर, जहांगीर और शाहजहां के चित्रण में छवियां काफी समानता के लिए मुखर हैं। खुले परिदृश्य वाले चित्र जिनमें पेड़ पौधे, जीव जंतु व शादी मुगल वंश के पूर्वजों का चित्रण किया जाता था, उसका अनुकरण हुमायूं के बाद भी जारी रहा। हुमायूं इस प्रकार के चित्रों का संरक्षक था। इन चित्रों का प्रारूप, विषय वस्तु, आकृतियां और रंग संयोजन पूरी तरह फारसी शैली में होते थे। इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि इन चित्रों में भारतीय शैली का विशेष प्रभाव नहीं है, पर जल्द ही चित्रों की भाषा बदलनी शुरू होती है और विकसित होती हुई अनूठी मुगल शैली के साथ विशिष्ट शाही अभिरुचि का सामंजस्य होने लगता है। हुमायूं द्वारा शुरू की गई चित्रकला की परंपरा और उसके प्रति लगाव को उनके पुत्र अकबर ने बरकरार रखा। अकबर ने दरबार में इतिहासकार अबू फजल ने कला के लिए अकबर के जुनून का उल्लेख किया। वो बताता है कि 100 से भी अधिक चित्रकार उसकी शाही चित्रशाला में नियुक्त किए गए थे। इसमें उस समय के सर्वाधिक कुशल फारसी और देसी भारतीय चित्रकार शामिल थे। इससे भारतीय और फारसी चित्रकारों का मेल जोल हुआ, जिससे एक विशिष्ट कला शैली के विकास में योगदान दिया। इस कलाकारों ने एक साथ मिलकर महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम शुरू किया, जिससे दृश्य भाषा और विषय वस्तु को लेकर नए मानक स्थापित हुए। यह माना जाता है कि अकबर को पढ़ने लिखने में परेशानी होती थी, डिस्लेक्सिया, ये पढ़ने लिखने वाली परेशानी का बीमारी का नाम है, जिससे पांडुलिपि चित्रण का महत्व बढ़ गया। उसके संरक्षण में पांडुलिपि के अनुवाद और चित्रण की मौलिक परियोजनाएं पूर्ण की गई। उसकी योजनाओं में सबसे बड़ा कार्य अपने पिता की कलात्मक विरासत हमजानामा के चित्रण कार्य को जारी रखना था। हमजानामा पैगंबर मोहम्मद के चचा हमजा के वीरतापूर्ण कामों का चित्रित ग्रंथ है। अकबर को हमजा की कहानियां सुनने में आनंद आता था। हमजा मध्यपूर्व के देशों के जन सामान्य व बुद्धिजीवियों के बीच लोकप्रिय चरित्र थे, जिनकी कहानियां व्यावसायिक कथावाचक जोर से सुनाते थे। हमजा के विवरण स्पष्ट झलक के लिए लिखित पन्नों के साथ साथ चित्र भी चित्रित किए जाते थे। राजा को चित्रांकित विवरण तथा हमजानामा के पाठ सुनने दोनों में गहरी रुचि थी। इन चित्रों के विशिष्ट उद्देश्य के कारण इनका आकार बड़ा है। इसकी सतह कागज के ऊपर चिपकाए गए कपड़ों से बनी है, जिसके ऊपर कथावाचक के लिए विवरणात्मक गद्य लिखा गया है। इसके ऊपर जलीय और अपारदर्शी रंगों की गाउच तकनीक इस्तेमाल की गई है। इस वीडियो में इतना ही। इस भाग से हम ऐसा लगता है यहाँ से हम दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।